हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले समय में अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के या उनके वर्गीकरण स्वरूप को देखा। आज हम अब उसी एक एक स्वरूप के पार्टों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रथम पार्ट था राज्य या सरकार के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो हम लोगों ने राज्य या सरकार के आधार पर जो देखा था अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, वो तीन प्रकार से वर्गीकरण है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा हम लोगों ने देखा था राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट या स्टेट इकोनॉमी। फिर तीसरा जो था मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो हम लोग आज देखेंगे इसमें राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। हेडिंग डालेंगे, इसमें हेडिंग रहेगी पहले राज्य या आब्लिक सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। ठीक, हम क्या देखें, राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का क्या वर्गीकरण। इसमें हम लोगों ने तीन प्रारूप को देखा है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पहली हेडिंग डाल लेंगे इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थोड़ा सा समझना है। जिस अर्थव्यवस्था में जो वस्तुएं तथा सेवाएं हैं, उसके उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, यानी खुद का, स्वयं का, निजी व्यक्ति के हाथों में जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, जहां से उत्पादन हो रहा है, खुद का अगर उनका निजी है, ठीक, उनका अधिकार है, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। हमने क्या बताया, जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी मालिकाना हक होता है तथा वस्तुओं तथा सेवाओं के जो उत्पादन है उस पे भी क्या हो, निजी लाभ के लिए निजी स्वामित्व हो, निजी मालिकाना हक हो, तो किस में आता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक, इसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके उत्पादन और वितरण में सरकार की जो भूमिका होती है, किसमें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, इसके उत्पादन और वितरण में सरकार की भूमिका एकदम न्यूनतम या नाम मात्र की होती है, न के बराबर होती है। इसमें जो उत्पादन और जो सेवाएं हैं, उसका सृजन, जो उत्पादन हो रहा है उसका कैसे वितरण किया जाएगा, समाज में कैसे उत्पादन किया जाएगा, इस सब कुछ का निर्णय निजी या स्वामित्व हक में होता है, यानी जो निजी मालिकाना हक है निजी व्यक्ति के हाथों में होता है। ठीक, लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं हमारा निजी मकान है, रेंट का नहीं है, सरकारी नहीं है, हमारा निजी मकान है या निजी साधन है। तो उसका मतलब है कि किसी एक निजी व्यक्ति के हाथ में उसका मालिकाना हक है। ठीक, तो वही है, इसका उत्पादन, जो वस्तुएं तथा सेवाएं उत्पादन हो रही हैं, वो निजी व्यक्ति के हाथों में होता है। किसमें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। सरकार की इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ये मालिकाना हक इसमें केवल निजी हाथों में होगा। उसकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो निजी मालिकाना हक का उद्देश्य यही होता है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना, ज्यादा से ज्यादा अपनी वस्तुओं तथा सेवाओं को बेच करके क्या करना, ज्यादा से ज्यादा लाभ को इकट्ठा करना, अधिक से अधिक।
इसमें जो उत्पादन रेट तय किए जाते हैं वो बाजार की मांग एवं पूर्ति के आधार पर किए जाते हैं कि बाजार में वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग कैसी है, उसकी पूर्ति कैसे हो, इसके आधार पर इसका रेट तय किया जाता है। ठीक, जैसे 50 साइकिल की मांग है मार्केट में, तो 50 साइकिल वो कंपनी नहीं उत्पादित करेगी, उससे कम ही साइकिलों की उत्पादन करेगी। या मोबाइल फोन की 50 मोबाइल फोन की मांग है तो वो 40 पैदा करेगी। वो जानेगी कि 10 लोगों को अगर 60 होगा तो उसमें लड़ाई होगी, मांग की लड़ाई होगी, और जब लड़ाई होगी तो फिर बेचा जाएगा अधिक से अधिक दामों पर। ये है इनका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की देन। ठीक, इसमें सरकार का मालिकाना। इसके जो विचारधारा आई, एडम स्मिथ के जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक उसने लिखा 1776 में जो प्रकाशित हुई, द वेल्थ ऑफ नेशंस। किसने? एडम स्मिथ ने जो पुस्तक लिखा द वेल्थ ऑफ नेशंस अर्थशास्त्र नामक जो उसने 1776 में पुस्तक प्रकाशित की, उसकी विचारधारा से इसकी प्रेरणा हमें मिलती है। ये अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे विकसित देशों में ये अर्थव्यवस्था लागू है। ठीक, देखेंगे हम लोग इस अर्थव्यवस्था में एडम स्मिथ ने सरकार के हस्तक्षेप नीति को अच्छा बताया है। ठीक, यानी सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप न करे, इसलिए उसने इसको मनाही करते हुए हस्तक्षेप की नीति बताई। उसने कहा कि जो श्रम का विभाजन है ये बाजार की जो मांग है, पूर्ति है, उसके हिसाब से होना चाहिए। ठीक, श्रम का विभाजन का मतलब है कि बाजार में क्या किस चीज का मांग है, उसको कितने रुपए में उत्पादित करना है और कितने रुपए में बेचना है, ये निजी हाथों में हो, सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप न करे। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी और उसके लाभ के लिए सही बताया है उसने। तो देखेंगे इसमें हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, लिखेंगे जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व का मतलब स्वयं व्यक्ति का, किसी का। ठीक, पाया जाता है तथा वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन कोई भी सेवा है उसका उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है। ठीक, तो वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। हमने क्या बताया, जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर, किस पर? जो उत्पादन के साधन है इस पर किसका हाथ हो? निजी स्वामित्व पाया जाता हो, यानी किसी एक निजी व्यक्ति के हाथ में इसका अगर मालिकाना हक है पूरा पाया जाता है, तथा जो वस्तुएं और सेवाएं जो उत्पादित हो रही हैं वहां से जो वस्तुएं हो या कोई भी सेवा उत्पादन करने वाली, सेवा देने वाली एजेंसी हो, ठीक, जो उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जा रहा है, किसके? उसी व्यक्ति स्वयं अपने लाभ के लिए अगर वो कर रहा है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। कोई भी व्यक्ति है, प्राइवेट कंपनी खोला है और पैसा अगर लगा रहा है तो निजी लाभ के लिए करता है। ठीक, न कि सामूहिक लाभ के लिए करता है, न कि सबके लिए करता है, स्वयं के लाभ के लिए करता है। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे इसके उत्पादन एवं वितरण में, आगे हैच का निशान बनाकर लिखेंगे इसके उत्पादन
इसके उत्पादन और वितरण में, इसके उत्पादन और वितरण में जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हो रही हैं, ठीक उसके उत्पादन और वितरण में सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है, सरकार की भूमिका क्या होती है? न्यूनतम होती है। यानी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें जो भी वस्तुएं या जो भी सेवाएं उत्पादित की जाएंगे, यानी जो उत्पादन होगा और उसका समाज में यदि वितरण होता है, उसमें सरकार की भूमिका क्या होती है? न्यूनतम होती है, नाम मात्र की होती है। सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। जो कंपनी उत्पादित करती है वो स्वयं इसका क्या होती है? मालिक होती है। और उत्पादन और जो वितरण करती है वो मार्केट रेट पर तय करती है, यानी मार्केट की मांग क्या है, मार्केट में क्या गतिविधियां हैं, उसको देख करके उसकी मांग और पूर्ति क्या है, ठीक मार्केट की शक्तियों के आधार पर करती है। लिखेंगे यह, इसी में लिखेंगे नीचे पैराग्राफ चेंज करके, यह निजी क्षेत्र के द्वारा ही उत्पादन और वितरण तय किया जाता है, ठीक। इसका उत्पादन कितना होगा, उसका वितरण कैसे होगा, इसके द्वारा तय किया जाता है। किसके द्वारा? निजी क्षेत्र के ही द्वारा तय किया जाता है। आगे की तरफ लिखेंगे तथा बाजार की शक्ति क्या है? बाजार की, जिसमें मांग एवं पूर्ति, जिसमें बाजार की मांग एवं पूर्ति द्वारा इनका मूल्य निर्धारित किया जाता है, ठीक। इनका मूल्य निर्धारित किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसको इंग्लिश में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, जिसे बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हमने बताया कि जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, निजी मालिकाना हक पाया जाता है, तथा उस वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन है वो किसके लिए किया जा रहा हो? निजी लाभ के लिए, यानी स्वयं अपने लिए किया जा रहा हो, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसके उत्पादन और वितरण में सरकार की भूमिका कितना होती है? न्यूनतम, ना के बराबर होती है, ठीक। किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई भी चीज अगर कंपनी उत्पादित कर रही है, उसमें सरकार का मालिकाना हक नहीं है। प्राइवेट कंपनियों में यह निजी क्षेत्र के द्वारा, जो निजी प्राइवेट सेक्टर जो कंपनी है, वो ही उसका उत्पादन और वितरण तय करती है, ठीक। स्वयं का वो कितना उत्पादन करेगी, उसका वितरण कैसे होगा, वो स्वयं तय करती है। इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। फिर नीचे कहा गया तथा बाजार की मांग एवं पूर्ति द्वारा इनका मूल्य निर्धारित किया जाता है, ठीक। स्वयं वो निजी क्षेत्र है, उसी के द्वारा बाजार की मांग और पूर्ति को देखते हुए उसका मूल्य निर्धारित किया जाएगा कि बाजार में उसकी मांग क्या है, उसके हिसाब से उसकी पूर्ति कितना होनी चाहिए, कैसे पूर्ति होगी, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसके मूल्य पर निर्धारण किया जाता है। चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई सेवा दिया जा रहा है। सेवा का मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की सेवा है, वो बैंक है सेवा दे रहा है, ठीक। और भी सेवाएं हैं, परिवहन है, प्राइवेट बसें जो निकली हैं वो सेवा दे रही हैं, प्राइवेट शिक्षक है सेवा दे रहे हैं। कुछ कंपनियां होती हैं, जैसे कुछ बड़े बड़े होम ट्यूटर हैं जो खोल करके बैठे हुए हैं, अपने प्राइवेट टीचरों को रखे हुए हैं, दूसरे के यहाँ भेजते हैं कोचिंग पढ़ाने के लिए, तो जाते हैं, उसके हिसाब से वो सेवा दे रहे हैं और वो पैसा इकट्ठा करके उसके हिसाब से उनको सैलरी दे रहे हैं, ठीक। तो वो किसी भी प्रकार की सेवा और उत्पादन, उसका वितरण कैसे होगा, ये सारा कुछ एक निजी सेक्टर यानी एक निजी व्यक्ति के हाथ में होता है,
ठीक आगे की तरफ लिखेंगे, इसमें इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल। ठीक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल लिख लीजिए कहां कहां पर है। चलिए आगे इसमें एग्जाम्पल में लिखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर जो चीजें नहीं समझ में आती हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं, लेकिन हाँ पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा इकोनॉमिक्स, और भी अपने से किताबों में इसका अध्ययन करेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा कि कोई भी चीज तुरंत समझ में आ जाए। एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें, एग्जाम्पल। ठीक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल में लिखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ब्रिटेन, जापान। ठीक, ईटीसी कर लीजिए, ब्रिटेन, जापान, ईटीसी। ठीक, विकसित देश हैं ये, जो है क्या है, विकसित देश है। ठीक, क्या है, विकसित देश है, जहां पर विकसित देश हैं, जहां पर क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लिखेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसकी विचारधारा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लिखेंगे इसकी विचारधारा, इसकी विचारधारा, इसकी विचारधारा, इसकी विचारधारा। ठीक, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ की बुक्स, एडम स्मिथ की जो बुक्स थी 1776 में जो प्रकाशित हुई थी वो थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस, ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ जो नेशंस बुक थी। ठीक, इसमें उसने बताया था, द वेल्थ ऑफ नेशंस में इसने इस विचारधारा को दिया, किसने, द एडम स्मिथ। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो विचारधारा है किसने दिया था, तो एडम स्मिथ ने दिया था। कब दिया था, 1776 में जो उसकी पुस्तक प्रकाशित हुई। कहां दिया था, द वेल्थ ऑफ नेशंस में दिया था। ठीक, दिया था, द वेल्थ ऑफ नेशंस में दिया था, नोट कर लीजिएगा, द वेल्थ ऑफ नेशंस में दिया था। लिखेंगे इसमें आगे, द वेल्थ ऑफ नेशन में दिया था। लिखेंगे इसमें द वेल्थ ऑफ नेशन में लिखेंगे, इसमें, इसमें लिखेंगे, इसमें श्रम विभाजन, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन पर बल देते हुए, पर बल देते हुए, श्रम विभाजन पर बल देते हुए एडम स्मिथ ने, एडम स्मिथ ने, एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन पर बल देते हुए एडम स्मिथ ने अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में लिखेंगे, अर्थव्यवस्था में सरकारी, सरकारी हस्तक्षेप, हस्तक्षेप नीति, सरकारी हस्तक्षेप नीति अपनाए, अपनाए जाने का समर्थन किया, का समर्थन किया, का समर्थन किया। जो श्रम विभाजन पर बल देते हुए एडम स्मिथ ने इस अर्थव्यवस्था में बताया कि जो सरकारी हस्तक्षेप की नीति क्या है। यहाँ सरकारी जो हस्तक्षेप की नीति है इसको पहले समझना है। सरकारी हस्तक्षेप, हस्तक्षेप दो शब्द है, एक हस्तक्षेप होता है और ये अहस्तक्षेप है। हस्तक्षेप का मतलब किसी भी चीज में अपनी दखलंदाजी देना, उसको रोकना, और यहाँ अहस्तक्षेप का मतलब उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं देना, न उसको रोकना है। तो इसमें एडम स्मिथ ने बताया कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसमें क्या उत्पादन किया जाएगा, कैसे उसका वितरण किया जाएगा, समाज में उसका मार्केट में क्या रेट होगा। ठीक, वो मार्केट के रेट से वो स्वयं निजी व्यक्ति करेगा, निजी जिसका स्वामित्व है वो तय करेगा, निजी व्यक्ति तय करेगा उसमें जो उत्पादित कर रहा है, जिसकी सेवा है, जिसका वस्तु है
वो तय करेगा। ठीक, निजी लोग करेंगे। इसमें सरकार की कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसको अपनाए जाने का क्या किया, समर्थन किया। पूंजीवादी ने इसी चीज को अपनाया था कि हमारे भी जो भी हम योजना, जो भी प्राइवेट हम चीज स्थापित कर रहे हैं, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक, उसी हस्तक्षेप के समर्थन पर बल दिया। ठीक, श्रम विभाजन को बल देते हुए इसने इसको क्या किया, समर्थन दिया। किसने, एडम स्मिथ ने। लिखेंगे इसके अनुसार हस्तक्षेप नीति के, इसके अनुसार हस्तक्षेप के अनुसार हस्तक्षेप नीति के अनुसार लिखेंगे, हस्तक्षेप नीति के अनुसार लिखेंगे सरकार को उत्पादन और वितरण कोई भी, चाहे वस्तु हो चाहे सेवा हो, उसका उत्पादन, सेवा का मतलब किसी भी प्रकार की जो सेवाएं दी जा रही हैं और ली जा रहे हैं, उसका उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किसने कहा, एडम स्मिथ ने कहा। ठीक, हस्तक्षेप नीति का मतलब यही है कि सरकार को जो उत्पादन और वितरण हो रहा है उसकी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक, आगे की तरफ इसमें लिखेंगे यह प्रक्रिया बाजार की मांग एवं पूर्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक, क्या बताया एडम स्मिथ ने कि जो सरकारी हस्तक्षेप की नीति है, इसके अनुसार सरकार को उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वो जो सरकारी, जो निजी कंपनी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कंपनी है, वो स्वयं बाजार की मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाएगा। उसका निर्धारण किया जाएगा कि कैसे उसकी बाजार में कितना मांग है और उसकी कितनी पूर्ति हो रही है, इसके हिसाब से उसका उत्पादन किया जाएगा और उसका वितरण किया जाएगा। ये नहीं कि मार्केट में कोई भी चीज नहीं अगर उत्पादित हो रही है, ठीक, कोई मान लीजिए कंपनी है और वो उत्पादन कर रही है मोबाइल फोन का। ठीक, कोई भी मोबाइल मान लेते हैं, कोई किसी मोबाइल की, नोकिया के मान लेते हैं, उसने नोकिया प्राइवेट कंपनी है और उसने नोकिया कंपनी को वितरण करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, अब वो मार्केट में मोबाइल फोन की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो सरकार उसमें कोई भी नीतियां नहीं बना सकती, ना हस्तक्षेप कर सकती है कि नहीं आप मोबाइल फोन बना करके ही सबको बेचिए। अब वो कंपनी निर्धारित करेगी। यहाँ पर सरकार की हस्तक्षेप नीति का समर्थन करता है कौन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, हस्तक्षेप की नहीं। ठीक, इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कंपनी निर्धारित करेगी कि उस प्रक्रिया की बाजार में मांग क्या है, उसकी हम पूर्ति कैसे करें, इस चीज को देखते हुए वो उत्पादित करेगी। ठीक, तो इसमें यही कहा गया है कि सरकार उसमें उसके उत्पादन में और वितरण की प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और यह प्रक्रिया बाजार की मांग और पूर्ति के द्वारा तय किया जाना चाहिए, पूर्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक, कौन तय करेगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लोग, यानी निजी स्वामित्व के व्यक्ति करेगा। ठीक, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसकी विशेषता क्या है। ठीक, देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता तो इसी में है जितना हमने लिखवाया कि इसमें पहला तो निजी मालिकाना हक यानी निजी संपत्ति का अधिकार, यही पहला सबसे बड़ी विशेषता तो यही है। सरकार का इसमें हस्तक्षेप का अभाव, यानी सरकार का इसमें हस्तक्षेप करना मतलब गलत माना गया है। लिखेंगे निजी संपत्ति का अधिकार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, हेडिंग रहेगी विशेषताएं। ठीक, नोट करेंगे कि विशेषताएं लिखते जाएंगे। इसमें
लिखेंगे निजी संपत्ति का अधिकार। पूंजीवादी में क्या होता है? निजी संपत्ति का अधिकार। निजी संपत्ति का क्या अधिकार? निजी संपत्ति का क्या अधिकार। दूसरा, अधिकतम लाभ का उद्देश्य। अधिकतम लाभ का उद्देश्य। लाभ का उद्देश्य यानी जो कंपनी है वो अधिकतम क्या करती है? कोई भी चीज करने से पहले, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने से पहले अधिक से अधिक लाभ के चक्कर में रहती है। अगला लिखेंगे आर्थिक स्वतंत्रता होती है। आर्थिक स्वतंत्रता होती है। ठीक, आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब जो धन आ रहा है उसमें स्वतंत्रता है। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें औद्योगिक प्रतियोगिता की स्थिति। हाँ, प्रतियोगिता की स्थिति। मार्केट में प्रतियोगिता की स्थिति होती है कि और कोई कंपनी है वही प्रोडक्ट उत्पादित कर रही है, चप्पल है या मोबाइल है, वो भी उत्पादन कर रही है, तो किस क्वालिटी की दे रही है, हमारी क्वालिटी क्या, हमारा रेट कितना है, उसका रेट कितना है, क्या अच्छा है हमारे प्रोडक्ट में, उसके प्रोडक्ट में क्या अच्छा है। जैसे हीरो और होंडा दोनों एजेंसियां हैं, दोनों कंपनियां हैं, तो दोनों गाड़ी अगर वो उत्पादित कर रही हैं तो दोनों की गाड़ियों में बेहतरीन क्या चीज है, ठीक, उसकी क्वालिटी क्या, उसका माइलेज क्या, इसकी प्रतियोगिता होती है मार्केट में, प्रतियोगिता की स्थिति। आगे लिखेंगे मांग और पूर्ति का महत्व। मांग, उसकी मांग कैसी है और उसका पूर्ति, उसकी पूर्ति कितना हो पा रही है मार्केट में, इसका महत्व। मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति का महत्व। ठीक, अगला लिखेंगे उस आगे लिखेंगे वस्तु एवं सेवाओं की, जो वस्तु है या सेवा है, कोई भी चीज है, वस्तु हो या सेवा हो, सेवा की विविधता, विविधता कितनी तरीके की है, विविधता, और उसकी गुणवत्ता क्या है, विविधता और गुणवत्ता, ठीक, कितनी उसकी कैसी क्वालिटी है। कोई भी चीज है, प्रोडक्ट है, ठीक, मान लेते हैं बाइक ही है, हीरो और होंडा एजेंसियां दोनों बाइक निकाल रही हैं, तो कितने तरीके की बाइकें निकाल रही हैं, उसकी विविधता, मतलब विविधता का मतलब वही है कितने तरीके की निकाल रही है, उसकी गुणवत्ता क्या है, कितनी उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी है, ठीक, इसके विषय में ये भी विशेषता ही है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। आगे लिखेंगे सरकार के हस्तक्षेप का अभाव। हस्तक्षेप का अभाव, इसमें सरकार के हस्तक्षेप का अभाव पाया जाता है। तो ये विशेषताएं ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 हम लोगों ने विशेषताएं देखी, इसको नोट कर लेंगे। आगे की तरफ हम दूसरी अर्थव्यवस्था यानी राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर अब दूसरी अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे, जिसे कहते हैं राज्य या सरकार या समाजवादी क्या अर्थव्यवस्था। अगली अर्थव्यवस्था के बारे में हम देखेंगे। चलिए नंबर दो हेडिंग डालेंगे राज्य। नंबर 2 इसको बोलते हैं राज्य या इसी को बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टेट्स, इसी को बोलेंगे स्टेट सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक, नोट कर लीजिएगा, स्टेट्स सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक, राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें समझना है, ठीक, उसका विपरीत होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने देखा कि जो वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं, अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जिसमें जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हो रही हैं, अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जिसमें वस्तुएं और सेवाएं जो उत्पादित हो रही हैं, उस पे जो मालिकाना हक होता है वो राज्य या सरकार का होगा, या समाजवादी का मतलब पूरे समाज का या सामूहिक रूप से सबका होगा, सार्वजनिक रूप का होगा। कोई भी चीज है अगर वस्तुएं उत्पादित हुई या सेवाएं उत्पादित हुई, उस पे सबका, पूरे समाज का हक, समूह का हक होता है।
ठीक, जो मार्केट में है उसका रेट सरकार तय करती है स्वयं सामूहिक रूप से। उसकी मांग और पूर्ति समाज में क्या है, उसकी भी मांग और पूर्ति का रेट भी कौन और उसकी पूर्ति कैसे करना है सरकार तय करती है। ठीक, इस अर्थव्यवस्था को ही केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे सबको एक केंद्र में रख करके, सरकार को एक केंद्र में रख करके सबको एक साथ लेकर चलने का काम करती है। इसके दो प्रकार होते हैं, समाजवादी या राज्य अर्थव्यवस्था के। राज्य अर्थव्यवस्था के दो पार्ट हैं, एक समाजवादी और दूसरा साम्यवादी। समाजवादी और साम्यवादी, इन दोनों के जो प्रतिपादक माने जाते हैं, राज्य अर्थव्यवस्था का जो प्रतिपादक माना जाता है वो कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स का कहना है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि समाज में कोई भी चीज अगर उत्पादित हुई, चाहे वो चीज वस्तु हो या सेवा हो, उसका समाज में सबको समान रूप से उसका हक हिस्सा मिलना चाहिए। समाज रूप में समान वितरण होना चाहिए, अमीरी गरीबी नहीं, इससे आय की विषमता ना हो, सामाजिक विषमता ना हो, सबको समान रूप से वितरण होना चाहिए किसी भी चीज का। ठीक, इसके दो प्रारूप, एक साम्यवादी और एक समाजवादी। समाजवादी में किसी भी वस्तु और सेवा का समान रूप से वितरण होता है, ठीक, जिसके उदाहरण में हम रूस को देख सकते हैं, पहले था अब नहीं। इसके बाद साम्यवादी अर्थव्यवस्था में उस व्यक्ति की, कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति की क्षमता क्या है कार्य करने की, उसकी क्षमता के अनुसार और फिर उसकी आवश्यकता कितनी है उसके अनुसार उसकी पूर्ति, यानी उसके क्षमता के हिसाब से, यानी जितना क्षमता है उतना काम करेगा अपने कैपेसिटी के बराबर, उतना उसकी सैलरी, और उसकी मांग क्या है, उसके मांग के उतना ही, जितनी मांग है ज्यादा नहीं, उसकी मांग के ही हिसाब से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति ही साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, जो कि माना जा सकता है कि 1985 के पहले ऐसा चाइना में था साम्यवादी अर्थव्यवस्था, अब नहीं रहा। ठीक, तो हम लोग देखेंगे, लिखेंगे इसके विचार, इसका विचार, जो राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसका विचार, इसका विचार, इसका विचार जर्मन के महान दार्शनिक, के महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ठीक, जर्मन के महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स की द्वारा प्रतिपादित किया गया, के द्वारा दिया गया, ठीक। इसका जो विचार है किसका, राज्य का या समाजवादी अर्थव्यवस्था का, वो जर्मन के महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। आगे की तरफ लिखेंगे, इसमें वस्तुओं और सेवाओं, जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण पर राज्य अथवा सामूहिक स्वामित्व का होता है, यानी जो राज्य है सरकार उसका होगा, या सामूहिक का मतलब है सबके मिल करके, जो पूरा लोग हैं समाज में उनके रूप से जो मांग है रेट की, उसके हिसाब से इसका रेट रखा जाता है, जो वस्तुएं और सेवाएं हैं। किसमें, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, जो वो निर्धारित करते थे, जो पूंजी लगाए हैं निजी स्वामित्व होता था, जो वो करते थे वही। लेकिन इसमें राज्य सरकार का जैसा होगा, या सरकार को लोग ही चुनते हैं समाज के, तो जैसा वो निर्धारित करेगी वो उनके ही लिए करेगी, अथवा सामूहिक स्वामित्व का, यानी सबका मिला हुआ जो रूप है, जो स्वरूप निकल करके आता है उसके हिसाब से इसका निर्धारित किया जाएगा। ठीक, आगे लिखेंगे, इसमें उत्पादन, आपूर्ति
इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सब निर्णय राज्य या सरकार के द्वारा तय किया जाता है, या सरकार के द्वारा तय किया जाता है, तय किया जाता है। ठीक, नोट कर लीजिए। इसमें जो उत्पादन होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, या जो आपूर्ति है उसकी कीमत क्या है, कितनी रहेगी मार्केट में, उसकी समाज में मांग क्या है, ठीक, उसका उत्पादन कैसे होगा, उसकी पूर्ति कैसे होगी, ये सब कुछ का निर्णय सरकार तय करती है या राज्य तय करता है। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे। इसमें देखिएगा, इसे इसीलिए केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था नाम दिया जाता है, केंद्रीकृत नियोजन अर्थव्यवस्था। ठीक, नोट करेंगे, केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था। इसीलिए ऊपर जो हमने लिखा इसीलिए इसे केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, इसे केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, यानी सरकार एक केंद्र में होगी, राज्य, और जैसे पूरे समाज उसका समूह होगा, जैसा वो कहेगा वैसा वो होगा। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे। इसमें राज्य अर्थव्यवस्था के दो स्वरूप हैं, लिखेंगे राज्य अर्थव्यवस्था के दो रूप हैं या दो स्वरूप हैं। कौन कौन से? ठीक, दो कॉलम बनाएंगे, लिखेंगे एक तरफ, इसमें एक तरफ लिखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरे तरफ लिखेंगे साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, एक तरफ समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी तरफ साम्यवादी अर्थव्यवस्था। लिखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, देखेंगे। इसमें जो होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, इसमें वस्तुओं तथा सेवाओं का समाज में समान वितरण होता है, किसी भी बिना भेदभाव के समाज में सार्वजनिक वितरण या सामूहिक रूप से वितरण होता है। ठीक, समान वितरण होता है। ठीक, इसके जो प्रतिपादक माना जाता है रूस, एग्जाम्पल में लिख लेंगे रूस। पहले रूस था, अब रूस में भी एक चीजें धीरे धीरे खत्म है। ठीक, आज भी वहां तानाशाही शासन है, पुतिन का आप लोग देख ही रहे हैं। आगे देखेंगे जो यूक्रेन पर हमला कर रहा है, समाजवादी में इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार कार्य एवं प्रत्येक व्यक्ति के आवश्यकता
आवश्यकता अनुसार वस्तुएं व सेवाएं, वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की जाती हैं, प्रदान की जाती हैं, की जाती हैं। ठीक, एग्जाम्पल में लिख लेंगे 1985 के पहले चीन था, 1985 के पहले चीन था, चीन था। ठीक, चीन था। अब चीन में भी धीरे धीरे खत्म हो गई साम्यवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी में किसी भी चीज को उत्पादित हुआ उसका समाज में समान रूप से वितरण होना चाहिए। गरीबी, जाति, धर्म किसी भी प्रकार का नहीं, समाज में पूरे सामूहिक रूप से वितरण। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता था, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को, जो व्यक्ति होता था कौन, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जो क्षमता होती थी, क्षमता के अनुसार उसको कार्य दिया जाता था। ठीक, आपकी क्या क्षमता है, आप कितने बिस्सा खेत को खुदाई कर सकते हैं, कितने बिस्सा खेत को जोत सकते हैं, उसके हिसाब से आपको कार्य दिया जाता था। और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता कितनी है, आपको 100 ग्राम दूध चाहिए तो आपको 100 ग्राम ही दूध दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं दिया जा सकता। ठीक, तो उसकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं को क्या किया जाता था, प्रदान किया जाता था। ठीक, ये था राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, इसकी विशेषताएं थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे, चलिए लिख लेते हैं। तो इसमें से समाजवादी व्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था दोनों को मिला करके देखा जाए तो भारत में पूंजीवादी और साम्यवादी और समाजवादी को मिला करके हमारी अर्थव्यवस्था है, बीच की मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे, लेकिन उस तरह से प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द आया है उसका अर्थ यही है। ठीक, आप बताएंगे कि कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी मानी जाएगी, समाजवादी, साम्यवादी या पूंजीवादी, कौन सी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी सही है। नोट करेंगे इसमें विशेषताएं। ठीक, समाजवादी, इसकी विशेषताएं, विशेषताएं क्या विशेषता है, नोट करेंगे इसमें। पहला नोट करेंगे सामूहिक, सामूहिक या सार्वजनिक, सार्वजनिक संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, यानी जो संपत्ति होगी उस पे सार्वजनिक या सामूहिक सबका अधिकार होगा। दूसरा लिखेंगे सामूहिक आबलिक समान वितरण, समान वितरण, वस्तुएं और जो सेवाएं हैं उसका सामूहिक या समान रूप से वितरण हो। तीसरा लिखेंगे, ठीक, इसमें लिखेंगे सरकार के नीतियां, सरकार की नीतियां पर आधारित है, सरकार की नीतियों पर क्या है, आधारित है। आगे लिखेंगे इसमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती है, नहीं होती है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती है। आगे लिखेंगे इसमें वस्तुओं और सेवाओं का, और वस्तुओं और सेवाओं
में प्रतियोगिता नहीं होती। क्यों नहीं होगी? अब कोई भी चीज है समाज में, जैसे हमने बताया हीरो और होंडा दोनों गाड़ी बना रही हैं, तो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट निकाल रही हैं और दोनों की अलग अलग मांग होगी, अलग अलग क्वालिटी होगी, अलग अलग माइलेज होगा, तो उसका अलग अलग तरीके से कंपटीशन प्रतियोगिता की स्थिति होगी। लेकिन सरकार अगर एक ही कंपनी है, सरकारी कंपनी है, और अगर वो सरकारी गाड़ी निकालती है, मान लेते हैं हीरो होंडा दोनों एक ही है, और वो सरकारी कंपनी अगर वो एक ही गाड़ी निकालती है पूरे मार्केट में, तो उसमें फिर एक ही जब सिंगल रहेगा तो प्रतियोगिता की स्थिति आएगी ही नहीं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगले हम लोग क्लासों में इसके बाद वाली अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर की देखेंगे, जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप पढ़ेंगे भी उसके बारे में, जिसमें हम लोग प्रथम और द्वितीय जो हमने वो पढ़ा, पूंजीवादी और समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था को मिलाकर उसमें देखेंगे। ठीक, जिसमें जो भारत की अर्थव्यवस्था भी है, क्वेश्चन में कई बार पीसीएस में भी पूछा गया है, एसएससी वगैरह में तो बहुत बार पूछा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, एक दूसरे तक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रणाम।